लुधियाना में। तो लुधियाना में कितने अमृतसर में कौन है परिचय दे। पट्टी तो जी डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ नवप्रीत सिंह पट्टी तो नवप्रीत सिंह बेदी पट्टी तो डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ एक्स प्रिंसीपल पॉलीटैक्निकल एक्स असिस्टेंट डायरैक्टर सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना वर्किंग एज एडवोकेट इन हाई एज वेल एज पट्टी एंड हाई। तो निवास स्थान पट्टी है। हाँ जी पट्टी भी है तो मोहाली भी है दोनों जगह पे ऑपरेट करते हैं। अद्धी पट्टी से मोहाली अद्धी पट्टी मुख्य निवास स्थान का मुख्य पट्टी जद्दी पट्टी जद्दी पट्टी है। तो रहते तो नहीं पट्टी है ये है रहते हो पट्टी हो गया मतलब अमृतसर विभाग से कोई है बटाला से कोई लुधियाना से कोई दो रामकरण मिश्र लुधियाना विभाग विश्वकर्मा जिला भंडारी नगर नगर संग्रह की जिम्मेदारी अपना विद्यालय विद्यालय कौन सी कक्षा तक है +2 तक सीनियर सेकेंडरी राकेश वोरा होली का काम लुधियाना टोपी कितनी आयु हो गई है 59 शारीरिक हो रहा है ठीक शारीरिक हो रहा है कम हो रहा है योग वाली क्लास योग एक बात और ध्यान में रखिए कि जो बात आपने बोली है मेरे तक पहुँचे कम से कम मतलब सब तक पहुँचे। थोड़ा सा जैसे मैं बोल रहा हूँ सबको सुनाई दे रहा है पक्का सबको दे रहा ना। तो इतना पिच इसकी जरूर होनी चाहिए मतलब जरूर होना चाहिए कि सबको सुनाई दे तो ही लाभ होगा ना क्यों नहीं पहुँचे। तो चंडीगढ़ वालों का अगले सत्र में करेंगे देखिए अभी ये सत्र एक छोटा ना पड़ गया है। तो अभी जो भी बैठक आपने ये परिवार प्रबंधन का घट है अभी हम 4 बार मिलेंगे। अभी 4 बजे तक ठीक है 4 बजे चाय मिलनी है आपको ठीक है हमको मिल जाएगी 4 बजे चाय तो समय कम हो गया आधा घंटा हमारा कम हो गया। अब मेरे साथ कि 2:30 से 4 बजे तक तो ये 2:50 से 4 बजे तक हो सकता। तो उसके बाद कितने बजे उसके बाद 4:30 बजे से 5 से 6 दूसरा सत्र 5 से 6 है फिर 6:30 से 6:30 से 7:30 तीसरा सत्र। उन्होंने कहा कि आप अपने अनुसार आज की रचना करना ठीक है क्योंकि विषय हमारे देखो अब बहुत आए हैं व्यवसाय भी आई है भर्ती भी आए हैं सबने आपसे साथ बातचीत करनी है। अगर रेस्ट टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हल्का नहीं है ना भाई हाँ। तो इसलिए 4 बजे चाय पिएंगे जी 4:30 बजे एकत्रित हो जाएंगे यहाँ 4:30 से 6 बजे तक रहेगा दूसरा सत्र। फिर 6 बजे 15 मिनट की ब्रेक करके फिर दोबारा यहाँ पर हम एक काफ़ी लोग आएंगे बाहर से भी फिर यहाँ पर एक हम खाने पीने का प्रोग्राम करेंगे थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। भाजी पूरी स्वादिष्ट खीर बना कर आएंगे पकौड़े हैं आज चाय के साथ आप पकौड़े तो गैस करते हैं वो गैस बन जाएगी तो गैस को समाप्त करने के लिए ये इनका पीछे में करा देता हूँ पहले ये गौरव गर्गी है बाकी तो विस्तृत पीछे भाई साहब बताएंगे कोर्ट मेंबर हैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और गाय पालन का भी काम करते हैं सबसे बड़ी बात है और 50 गायें हैं मेरे पास और साथ में बहन जी गाय पालन में बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं हाँ गौ पालन और आज मैंने इनको कहा कि हमें पता चले कैसा है तो देसी गाय प्योर देसी गाय की खीर यानी गाय है एक आदमी
मैं एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर जनरल पंजाब में आता हूँ। ये भी तो निकालना था छः बनूंगा तो इस बार भी, क्योंकि करण और सुधीर सिद्धू दोनों भी आज मैं होता भी और ये है निधिकरण, ये अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी निधिकरण हाथ से बैठे ये भी धर्म की ये भी धर्म की है। तो अपने परिवार वालों की बात करेगा भी समस्या है। सबके लिए बोल रहा हूँ जब इंटरवल होगा ना बीच में तो आप आपसे कर सकते हैं। चले हम बड़े ये अगले सत्र में मीटिंग रहेगा। ठीक है, अगले सत्र में पूरा मीटिंग रहेंगे क्योंकि अगला सत्र इन्होंने लेना और इसलिए वो मीटिंग अगले सत्र में रहेंगे। परिवार प्रबंधन संगठन की गतिविधि है। क्या हम इंडस्ट्री भी चलाता हूँ, दुकानदार भी है, कोई भी दुकानदार कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती है कि जो मैं माल बनाऊँ वो मेरी फैक्ट्री में पड़ा रहेगी या दुकान में पड़ा रहेगा। ऐसा ही ना, कहाँ जाना चाहिए, बाजार में जाना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, बिकता जाए लाते जाए, बिकता जाए लाते जाए। अगर डेड स्टॉक मिल गया तो खराब हो जाएगा। यही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। क्या है कि हम एक निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? व्यक्ति का निर्माण करेंगे। और वो जो व्यक्ति निर्मित व्यक्ति हो जाएगा, समाज की आवश्यकताओं के मुताबिक वो प्रत्येक कार्य करेगा। एक छोटा सा शब्द बोला जाता है, संघ कुछ नहीं करेगा। संघ क्या करेगा? व्यक्ति निर्माण का काम करेगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब आया, समझ आ गया? संघ का स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन संघ कुछ नहीं करेगा। संघ क्या करेगा? व्यक्ति निर्माण का काम करेगा, और जो निर्मित व्यक्ति है वो सब काम करेगा। नहीं, देखो मैं एक और बात बता रहा हूँ, 4 सप्ताह ना हमारे, हमने अपने साथियों को भी कहा, समाज में बहुत बुराइयां हैं। अगर हम बुराई की चर्चा करेंगे तो बुराई अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि हमने बुराई की कोई चर्चा नहीं की। ये अंडरस्टूड है। संघ का स्वयंसेवक है, संघ है किसके लिए? बुराई के लिए नहीं, किसके लिए? अच्छाई के लिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये सारे हमारे अपने पास जाना ही नहीं, इसको धंधा करना ही नहीं, स्वाद नहीं खराब करना। क्या कर गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो इसलिए अब 6 गतिविधियाँ चल रही है। ये विषय आया होगा, बौद्धिक में भी आया होगा, समाज सत्रों में भी आया होगा। हमारी गतिविधियाँ चल रही हैं और उन गति अब समाज परिवर्तन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? समाज परिवर्तन चाहते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारियों को समझे। समाज किसको समझे? अपनी जिम्मेदारियों को समझे। सशक्त परिवार ही सब कुछ कर सकता है। जाना मजबूत परिवार होगा तो रावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर सकता है। अगर राम का परिवार सशक्त नहीं होता तो क्या रावण के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती थी? नहीं। हमने देखा जब लक्ष्मण मूर्छा हुई और भक्त ने हनुमान जी को तीर मारकर नीचे गिरा दिया तो क्या हुआ? सब परिवार को पता चल गया कि लक्ष्मण मूर्छा हुई है
और लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। तो किसी ने कहा कि वो चले जाएंगे, कहते जब तक मेरे वो नहीं आता इधम होता, मेरा बेटा चला गया तब तक नहीं जा सकता वो, ये धरती उल्ट हो जाएगी अगर मेरा बेटा चला गया। फिर भी उसने अपने दूसरे बेटे को कहा, किसको? लक्ष्मण का भाई कौन था? सबने बोलना, एकदम बोलना चाहिए था, एकदम बोलना चाहिए। लक्ष्मण का भाई कौन था? लक्ष्मण की श्रीमती का क्या नाम था? उर्मिला ने क्या कहा? यही कहा कि भाई अब अगर लक्ष्मण चला जाएगा तो शत्रुघ्न उसकी जगह जाएगा। तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मेरा एक बेटा इस राष्ट्र के काम आया, भारत माता के काम आया, अपने भाई के साथ काम आया। ये एक परिवार की परिभाषा है, हम सब ऐसा परिवार चाहते हैं, उसी के लिए आज विषय होने का बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा भाई साहब दीपक जी ने मेरे को। तो विजय नदी ये तो विशेष वर्ग है, इसमें तो सब 45 साल से कम भी है, कोई 40 साल से बहुत बढ़िया। तो इनका विषय युवा वर्ग, युवाओं का कैसे करना। तो मैंने कहा इनके घर में बच्चे तो हैं, उनका निर्माण कैसे करना है। फिर कल को इनके पोते पोतियाँ होंगे, दोते दोतियाँ होंगे ना, होंगे, नहीं होंगे, अभी भी होंगे। तो वो कैसे युवा वर्ग में आए, उनका निर्माण हम कैसे करें। आज जो समाज के बीच में कमियां आ रही हैं, उन कमियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए ये जो विषय भाई साहब लेंगे तो ये सुनने वाला और अपने ऊपर भी देखो एक बार ध्यान रखना, इसकी 70 साल तक नहीं उम्र है ना आपको, मेरी 70 है, मेरी 70 है, तो आपको लगता नहीं होगा कि मैं 70 साल का हूँ, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको देखकर के हम युवा हो गए। जब मैंने 2005 में ये आपके वर्ग किया, 2004 में, तो हम भी ऐसे बैठे थे, हमें क्या पता था कि हम यहाँ बैठेंगे और 4 साल 2 साल बाद आपको यहाँ बैठना। ये क्रम चलना चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम सब इस वर्ग के बीच में परिवार प्रबंधन को, अपनी गतिविधियों को, 6 की 6 गतिविधियों को समझने का प्रयास करेंगे, आपस में एक्सचेंज करने की उनसे जो अपने साथी हैं, जो इसमें नहीं है, उनको उनसे पूछना क्या हुआ आपको, आपने कहना हमारे में ये हुआ, ये आपको लिख के भी देंगे हम सारा, ये नहीं है कि हम डिमांडी जमा करते हैं, लिख के भी देंगे आपको, ठीक है। तो अपनी बैठक शुरू जो कर रही है, कोई भी बैठक परिवार प्रबंधन की बैठक होगी तो इस श्लोक से होगी। मेरे पीछे तो रोज बोलते होंगे आप सुबह, क्या बोलते हैं? रत्नाकरालोकदान, भाई साहब भी बोले, आपने भी बोला है, मैं मारता रहा हूँ। मेरी कक्षा के बीच में कोई बच्चा नहीं बोलता है तो मैं उनको इंडिकेट कर देता हूँ। बोलो, हिमालय क्रीटिलिम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाजाम वंदे भारत मातरम। याद हो गया आपको? रत्नाकरालो उपधाम हिमालय ब्रह्मराज वंदे भारत। ये कहाँ से लिया आपने? प्रातः सुना, जो प्रातः सुना नाम करते होंगे ना, उनमें आता है ना, आपने भी बोलना, उनकी बात से बोलना है। चाय पिलाऊंगा नहीं तो हाँ, चलो बोलो अभी। ध्यान में आना।
राजा फड़ी चलो फिर भी समझ आ रही है तुमको। अगली बात क्या हो गई भाई, चलिए एक बात दोबारा बोलेंगे, साथ बोलेंगे इकट्ठे, 1 2 1 2। इसका कोई अर्थ भी बता सकता है? तो जो रत्नों से भरा हुआ समुद्र है, क्या है? रत्नों से भरा हुआ समुद्र है, वो इस भारत माता की तरफ हो रहा है। और इसके मुकुट पर कौन है? हिमालय पर्वत है, विराजमान है। कितनी बड़ी बात है, केवल भारत माता ही है, भारत देश ही है जिसके चरण स्पर्श कौन कर रहा है? सागर कर रहा है, रत्नों से भरा हुआ। और जो समुद्र है और जो मुकुट है, हिमालय पर्वत है, उसका मुकुट है। और वंदे भारत मातरम। तो ये इस श्लोक के साथ सारा शुरू करना, मैं करता हूँ कि अपना विषय करें और आपको भी समय दिया जाएगा बाद में कि भाई आपने क्वेश्चन पूछे। समय हमारे पास बहुत करना है, विषय हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय का ध्यान। सभी को नमस्ते। आज परिवार प्रबोधन के अलग अलग विषयों में से एक विषय जो मेरे को मिला है वो है युवा का महत्व समाज अतः राष्ट्र निर्माण में क्या हो सकता है। युवा का महत्व राष्ट्र अतः समाज निर्माण। यूथ रोल in social and nation empowerment. Role of youth for society and nation empowerment. तो इस विषय पे बातचीत करेंगे अपन। श्रीमान विजयानंद जी ने जैसे अपने को बताया कि अपने परिवारों में अभी जैसे अपने कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पॉलिटेक्निक्स, कॉलेजेस, स्कूल और अलग अलग संस्थाओं से संबंधित है, जहां हमारा बच्चों से मिलना जुलना है। हमारे परिवार में भी हैं और हमारे समाज में भी। युवा कैसा हो और युवा का महत्व जो है वो समाज और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी कैसे हो और बढ़िया कैसे हो, इस विषय पर हम बात करें। तो किसी भी मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो 4 सबसे मेन जो अवस्थाएं हैं, जिसमें एक में वो बालक होता है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, वो जिसमें वो युवा बनता है, फिर उसके बाद उसकी वो ग्रस्त अवस्था जिसमें उसकी ब्याह शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो अपना व्यापार बिजनेस या नौकरी करता है, और लास्ट में जो है वो उसकी वृद्ध अवस्था। इन सारी अवस्थाओं में युवा अवस्था जो है वो अपने आप में ही सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था किसी मनुष्य को सबसे अलग क्यों बनाती है? क्योंकि युवा अवस्था में उसमें जो ऊर्जा है वो हर अवस्था में सबसे अलग होती है, या आप कह सकते हो कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। जीवन में कुछ भी कर दिखाने का संकल्प इस अवस्था में उसमें सबसे ज़्यादा रहता है। इस अवस्था में वो बड़े से बड़े सपने देख सकता है, उन सपनों के लिए संघर्ष कर सकता है, उन सपनों के राह पे चल सकता है, मुसीबतें आए तो उनसे वो लड़ सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। यही वो अवस्था है जिसमें वो मेहनत सबसे ज़्यादा करता है। अगर युवा का अगर हम लोग उल्टा करें तो मेरे ख्याल से वायु बन जाता है, और वायु जब चलती है ना तो उसके आगे कोई पेड़, कोई घर, कोई दीवार कुछ नहीं टिकती,
इतनी तेज वायु जो है वो सब कुछ अपने अनुसार चलाती है। हम लोग बाजार के अंदर देखते हैं कई युवा जब बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, ऐसे तो ये उदाहरण ठीक नहीं है पर फिर भी चलो युवा के मैं से दे रहा हूँ, वो एक टायर के ऊपर मोटरसाइकिल को चढ़ देते हैं। कोई और अवस्था में ये काम हो सकता है क्या? ये युवा अवस्था में ही हो सकता है। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि एक व्यक्ति एक अलग ही जोन में रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और किसी देश का, किसी समाज का युवा कैसा है, उसी से उस समाज का, उस देश का, उस राष्ट्र का जो है वो निर्माण होता है। और भारत तो दुनिया का सबसे युवा देश है। 145 करोड़ की आबादी में 65% जो हमारी आबादी है वो युवा है। जनरली भारत सरकार को अगर हम लोग देखें तो वो 17 साल से लेकर 60 साल तक की जो उम्र है उसको वो वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, WAP जिसको बोलते हैं। और 40 साल की उम्र तक वो उसको युवा कंसीडर करते हैं कि जब तक वो 40 साल के नहीं हो जाते वो युवा है। तो ये युवा, भारत का युवा ऐसा कैसे बने जो ना कि सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने वाला हो और ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हल करने वाला हो, विश्व लेवल की वो अपॉर्चुनिटी पकड़े और विश्व लेवल की समस्याओं को वो हल करने वाला हो। ऐसे युवा की कल्पना आज की हमने इसकी 20-25 मिनट या आधा घंटा की इस विषय के अंदर कर रहे हैं। युवा जिससे कि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक आदर्श युवा ऐसा हो जो अपनी जिम्मेवारियों के साथ अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के विकास के अंदर वो हर महत्वपूर्ण रोल अपना जो है वो अदा करे। इस तरह का युवा जो है वो हम लोगों को चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जो कि भारत की धरती पर युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। मेरे ख्याल से 12 जनवरी भारत के अंदर नेशनल यूथ डे होता है हर साल। 40 साल से भी छोटी उम्र के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने वो कुछ कर दिखाया जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। एक युवा कैसा हो, उसकी ऊर्जा किस जगह लगे, वो राष्ट्र निर्माण और अपने देश के स्वयं से आगे कैसे बढ़े, इन सब विषयों के अंदर हमें स्वामी विवेकानंद जी से जो है वो सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को 4 आयाम के अंदर बांटा है। मैं उसको 8 में बांटूंगा क्योंकि उस 4 को जब मैंने स्टडी किया है किताब में तो उसको और अच्छे से समझने के लिए उसको आप 8 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे एक किताब है, बड़ी फेमस किताब है, शायद आपने सबने सुनी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब का नाम जब मैंने प्रथम वर्ष किया था तब सुना था। आज से 4 साल पहले, जैसे आप लोग सारे प्रथम वर्ष कर रहे हो, मैंने 4 साल पहले प्रथम वर्ष किया। मेरा 21 दिन का हमारा वो सामान्य लगा था जी, आपका विशेष वर्ग है, तो उस वर्ग के अंदर से मैंने किताब ली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैंने आज तक जितनी किताबें पढ़ी है उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वर्ल्ड लेवल की बेस्ट सेलर किताब है। इसमें एक हैबिट है प्राइवेट विक्ट्री लीड्स टू पब्लिक विक्ट्री, ऐसे ये इंग्लिश में पढ़ी कि जब हम लोग अपने आप में जीत जाएंगे ना तब हम लोग दुनिया को भी जीत सकते हैं। प्राइवेट विक्ट्री लीड्स टू पब्लिक विक्ट्री। कहते हैं कि जो लहर समुद्र में जितनी नीचे जाती है वो एक दिन उतनी ऊंची उठती है। तो युवा समाज के लिए बाहर निकले, उससे पहले है कि वो युवा अपने आप को हर दृष्टि से मजबूत करे। ये बात सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है बल्कि ये बात सभी के ऊपर जो है वो लागू होती है। तो युवा क्या है, इस पर चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे। युवा के सामने जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न है, वो भी अपन बातचीत करेंगे। पर उससे पहले युवा जो है वो किस तरीके से थोड़ा यार आवाज पहुंचती है, फोकस। आपको वैसे मेरी आवाज सारी साफ सुन रही है? 170 यहाँ लगाते हैं, फिर हम 270 आधे घंटे का नीचे। तो युवा को या किसी भी व्यक्ति को 8 आयाम के अंदर सबसे परफेक्ट होना चाहिए। ये आप लोग नोट कर सकते हो एक एक। उसी किताब के अंदर भी ये पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही विचार है, भारत के ग्रंथों में भी यही विचार है। पहला, फिजिकली फिट होना चाहिए। एक युवा
सबसे पहले नंबर के ऊपर फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट का मतलब क्या है? मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस गाड़ी में चढ़ के हम लोगों ने आगे जाना है, अगर उसी के टायर पंचर हो गए तो जाएंगे कैसे? अगर किसी को जब देखो उसको चक्कर आ जाए, जब देखो उसके पेट में समस्या हो जाए, जब देखो कोई और समस्या हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा जीवन में? तो जैसे हमारे हजारों सालों के ग्रंथों में भी लिखा है ना कि सच्चा सुख निरोगी काया, या पहला सुख निरोगी काया, ऐसे भी हमारी मतलब ये भारत की परंपराओं में बोलते हैं। तो पहला है हर यूथ या हर व्यक्ति फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिटनेस के लिए हम लोग एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक करें, हम लोग योगा करें या अच्छा खाना खाएं, अपने शरीर की ट्यूनिंग को हम लोग खुद समझें। आजकल के समय के अंदर मोबाइल फ़ोन को ओवर यूज़ करना भी एक प्रॉब्लम है। मोबाइल फ़ोन के अंदर जानकारियां हैं, पर उसका लाभ क्या है, इसका कोई फायदा नहीं है। हम जानकारियां इकट्ठी करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जानकारियां होना और एक विजडम होना, उसमें फ़र्क है। तो ये ऐसे कुछ विषय है जिससे कि एक युवा को सबसे पहले नंबर पर अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के बाद ये जो सब मैं आपको विचार बता रहा हूँ, जो बातचीत आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही है, जो यूथ आइकन है। ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स किताब के अंदर भी लिखी हुई है, दोनों जगह। दूसरा, मेंटल फिटनेस। आज भारत के अंदर फिजिकल फिटनेस की बात हर जगह होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मेंटल फिट होना। आजकल के यूथ को देखो, आपको कितने ही यूथ ऐसे दिखेंगे जो फिजिकली तो पूरे फिट है, 6 फुट हाइट है, बढ़िया बॉडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली वो लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो मेंटली उनके स्ट्रेस होगी, मेंटली वो किसी एंजाइटी में रहते होंगे, किसी तनाव में रहते होंगे, कोई इंफीरियर कम्प्लेक्स होगा, कोई सुपीरियर कम्प्लेक्स होगा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके मेंटल पीस को हर्ट कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेंटल लेवल पे ठीक रहने के लिए हमें योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अच्छे और बुरे विचारों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे मेंटल फिटनेस के लिए जरूरी है। और वर्ल्ड लेवल पे भी आज मेंटल हेल्थ की बात की जाती है, और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ उन देशों में ज़्यादा जरूरी है जो विकासशील देश है। अब जैसे भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन है, यहाँ मेंटल हेल्थ की ज़्यादा इशू है। पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, या अमेरिका में भी नहीं है। जहाँ कुछ होना नहीं वहाँ कोई समस्या नहीं, या जहाँ सब कुछ हो लिया वहाँ कोई समस्या नहीं। भारत में, रशिया में, ब्राज़ील में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में, फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन में मेंटल हेल्थ की बात हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यूथ की एस्पिरेशंस ज़्यादा हैं। भारत का यूथ क्या सोचता है? मैं बड़े से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, मैं बड़े से बड़ी नौकरी ले सकता हूँ, मैं राजनीति में बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ। ये विकासशील देशों के अंदर ही बात हो सकती है और कहीं नहीं। और जब वो डिमांड और सप्लाई में एक फ़र्क रह जाता है, वो बंदे की मेंटल पीस को क्या करता है? हार्म करता है। इस चीज़ को समझना और अंडरलाइन करना भारत के यूथ के लिए जरूरी है कि अपने आप को मेंटली स्टेबल हम लोग कैसे रखें। अपने सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा, अब वो जो यूथ था, उसके पास कोई पैसों की कमी थी, या उसके पास हेल्थ की कमी थी, या उसके पास नेम फेम की कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसने आत्महत्या जैसा काम किया, तो कहीं ना कहीं कमी किस चीज़ की थी? मेंटल हेल्थ की। आजकल के लोग सड़कों पे आप देखो, हल्का सा मोटरसाइकिल अगर टच हो जाए तो वो मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं अगले को। तो ये कहीं ना कहीं वीक मेंटल हेल्थ की एक निशानी है। अगर आदमी कमरे में बैठा अकेला ही बोल रहा है अपने आप से, तो समझ लो कि यहाँ मेंटल फिटनेस में प्रॉब्लम है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो भारत के युवा को आज ध्यान रखनी है, वो है मेंटल हेल्थ का ध्यान। तो पहला फिजिकल हेल्थ, तो दूसरा मेंटल। मतलब हम लोग पहले यूथ चंद्रगुप्त जैसा कैसे बने, पहले उस विषय में बात करें। तीसरा है जी इमोशनल, भावनात्मक तरीके से यूथ हमारा फिट होना चाहिए। इमोशनल फिटनेस क्या होता है? जैसे इंसान है, इंसान सभी प्राणियों से अलग क्यों है? क्योंकि हम लोग भावनाओं वाले लोग हैं। हम लोग समाज में सबके प्रति सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, काइंडनेस रखते हैं। तो भावना इंसान में होनी जरूरी है, पर भावनाओं में आदमी कमजोर नहीं होना चाहिए, भावनाओं में आदमी मजबूत होना चाहिए। किसी दूसरे के जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, उस बुरे का एहसास अपने को भी थोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्या लेना इस चीज़ से। तो इमोशनल आदमी हो, पर इमोशनली आदमी स्ट्रॉन्ग हो।
आज हमारे यूथ में आप देखो कई जगह क्या समस्या आ रही है कि कोई उसका एक खास मित्र उसको छोड़ दे तो वो उसकी स्ट्रेस जीवन में इतनी तक ले लेता है कि वो रेलगाड़ी आगे भी कहीं कूद जाते हैं। ऐसे शब्द मेरे को बोलते हुए कोई मतलब वो नहीं हो रही, क्योंकि ये समाज की ये सच्चाई है। कहीं हमारा यूथ अगर किसी के साथ कमिटेड हो और वहाँ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ भी उनको ऐसे लगता है कि जैसे अब मेरा जीवन में जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। तो ये किस चीज़ की निशानी है? इमोशनली एक बच्चे के वीक होने की। तो बच्चा फिजिकल फिटनेस के साथ, मेंटल फिटनेस के साथ, मेंटल फिटनेस के अच्छे डिसीजन भी आएंगे, इमोशनल फिटनेस भी होनी एक बच्चे के अंदर बहुत जरूरी। तो तीसरी चीज है जी इमोशनली फिटनेस होना। चौथा, जहां हमारे यूथ को मजबूत होना चाहिए वो है इंटेलेक्चुअली फिट। इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक विकास होना। अब नॉलेज होना और विजडम होना इसमें फर्क है। एजुकेट होना और क्वालिफाइड होना इसमें फर्क है। नॉलेज ही नॉलेज इकट्ठी करना। अब भारत में आप देखो कितने आईएएस ऑफिसर हैं। जैसे अभी एक अपने एक भाई साहब ने जो बात की भ्रष्टाचार, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईवीएस, आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर, करंट अफेयर्स, कितना कुछ बच्चा पढ़ता है। फिर जाके वो यूपीएससी जैसा 3 जाके से एक बच्चा क्लियर करता है। इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर वो करप्शन कर रहा है, इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर उसके घर पे चाइल्ड लेबर लगी है, तो इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअली फिट नहीं हुआ। उसको नॉलेज है, उसको वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर है, पढ़ाई में फर्स्ट रैंकर है, पर विजडम उसका अभी डेवलप नहीं हुआ। समझदार होना और पढ़ा लिखा होना इसमें बहुत फर्क है। 5वीं पास आदमी भी पीएचडी होल्डर से ज़्यादा समझदार हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बंदा पीएचडी होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 4 करोड़ का पैकेज है तो वो 5वीं फेल से ज़्यादा समझदार है। कोई जरूरी नहीं। समझदारी अलग चीज़ है, पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है। तो समझदार बने अपना यूथ, इसके लिए चौथे नंबर पर उसकी फिटनेस चाहिए, इंटेलेक्चुअल फिटनेस। ठीक। 5वां जो आयाम है वो है सोशल फिटनेस। हमारा यूथ, क्योंकि भारत को 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो समाज का सोचने वाला। सोशल फिटनेस के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे? जैसे भारत की परंपरा में वसुदेव कुटुंबकम हम लोग बात करते हैं। ये पूरी धरती मेरा परिवार है, पूरा भारत मेरा परिवार है। पूरे देश की सोचने वाला यूथ होना चाहिए। अगर केरला में कोई समस्या है और पंजाब सोचे कि मैंने उससे क्या लेना, तो एक दिन वो समस्या पंजाब की भी बन सकती है। अगर मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है और मेरा सिर सोचे मैंने क्या लेना, ये तो पैर की प्रॉब्लम है, तो एक दिन वो मेरे सिर की प्रॉब्लम भी बन सकती है। अगर आज मेरे गली के एक घर में गोली चल गई और मैं सोचूं कि मेरे को उससे क्या लेना, मेरे घर में गोली चली जाए, तो वो समस्या एक दिन मेरे घर में पहुंच सकती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम सब सिस्टम के साथ आपस में जुड़े हैं और यूथ हमारा सोशली फिट होना चाहिए। समाज में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है, अमेरिका इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, भारत की राजनीति क्या है, पंजाब की राजनीति क्या है, सामाजिक समस्याएं क्या है, सामाजिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, समाज में किन चीज़ों की कमी है, समाज में क्या काम हमने करने हैं, इन सब की उस सब का ज्ञान भारत के यूथ के अंदर जो है वो होना चाहिए। अगर हमने 2047 तक भारत को सुपर पावर या विकसित राष्ट्र बनाना है तो ये हो गया जी 5वां पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे सोशल फिटनेस। 6वां है फैमिली फिट होना। फैमिली फिट मतलब परिवार में संपन्न होना चाहिए व्यक्ति। जैसे अभी विजयानंद जी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या हम लोग हल कर सकते हैं अगर हम लोग हमारा परिवार हमारे साथ है। जब परिवार साथ नहीं होता ना तो कई ग्रह आदमी के खराब होते हैं, उसके मन की शांति उसकी खराब होती है। अगर बच्चे साथ हो, माँ बाप साथ हो, भाई बहन साथ हो, पति पत्नी की आपस में बनती हो, तो वो स्वर्ग है धरती पे। मरने के बाद भी इतना सुख आदमी को नहीं मिल सकता जो एक सुखी परिवार में मिलता है। विजयानंद जी और का जैसे अभी आप बातचीत कर रहे थे परिवार का बोल, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जहाँ 5, 7, 10 लोग रहते हैं। अगर उन सब के अंदर अच्छा तालमेल है तो उसी परिवार से पूरा हमारा देश बनेगा, पूरा पंजाब बनेगा। परिवार सुखी तो समाज सुखी, समाज सुखी तो देश सुखी। तो इसका मतलब एक व्यक्ति, एक युवा में ये भाव नहीं होना चाहिए कि जिस दिन मैं कमाने लग जाऊँ माँ बाप से अलग हूँ, जिस दिन मैं कमाने लग जाऊँ अपने भाइयों से अलग हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। भारत की संस्कृति में संयुक्त परिवारों की कल्पना ही की गई है और जो परिवार संयुक्त होते हैं वो सुखी होते हैं।
जो अलग अलग हो जाते हैं वो दुखी होते हैं। आज मेरा भाई मेरा इंस्टीट्यूट संभाल रहा है, मुझे क्या चिंता है, आज मैं 300 किलोमीटर दूर आके आप सबके साथ इस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ। यही अगर मैं और मेरी पत्नी रहते होते तो आज मेरे को सोचना पड़ता है यहाँ आने से पहले। कई तरह की समस्याएं हैं। तो व्यक्ति फैमिली फिटनेस वाला होना चाहिए। भारत के यूथ में ये भाव होना चाहिए कि परिवार ही सब कुछ है। मैं मेरे से छोटे भाई बहनों का ध्यान रखूंगा, मैं मेरे माँ बाप की पूरी जो है वो सेवा करूंगा, सारे अपने परिवार को जोड़ने वाला भाव रखना। तो ये है 6वीं फिटनेस, जिसको फैमिली फिटनेस हम लोग बोलते हैं। 7वें तरह की फिटनेस है स्पिरिचुअल फिटनेस, आध्यात्मिकता। एक युवा या एक व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से फिट होना चाहिए। अब आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? हम किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी गुरुओं की पूजा करें, वो भारत के अंदर धर्म निरपेक्ष हमारा देश है। स्पिरिचुअल फिटनेस का मतलब है सही और गलत के बीच में पहचान करने वाला युवा होना चाहिए। पूजा पाठ उसमें जो करनी है वो उसकी स्वतंत्रता है। और स्पिरिचुअलिटी मीन, जैसे एक इंसान अपने आप से बात करता है ना कि मैं कौन हूँ, इस धरती पर मैं क्यों आया हूँ, मेरे पैदा होने के पीछे मकसद क्या है, मेरा जीवन सार्थक कैसे हो सकता है, मैं मेरे इस जीवन से अधिक समाज की सेवा में क्या कर सकता हूँ, क्या भलाई कर सकता हूँ, मैं दुनिया को क्या दे के जा सकता हूँ। ये स्पिरिचुअलिटी है एक्चुअली। सही और गलत की पहचान करना। गलत काम समाज में 10,000 लोग कर रहे हो, मैं नहीं करूंगा, ये स्पिरिचुअलिटी है। और सही काम कोई नहीं कर रहा, मैं करूंगा, ये स्पिरिचुअलिटी है। धर्म के रास्ते पे चलना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, ईमानदारी के रास्ते पे चलना, ऐसी स्पिरिचुअलिटी फिटनेस वाला हमारा यूथ होना चाहिए। और 8वीं फिटनेस जो है वो भी आज 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है फाइनेंशियल फिटनेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है। नोबेल प्राइज जब दुनिया में मिलने शुरू हुए थे ना, वो इकोनॉमिक्स में नहीं मिलते थे, वो पहले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, आर्ट्स में, इनमें मिलते थे। पर फिर दुनिया ने इकोनॉमिक्स के महत्व को समझा कि यार पैसों से जीवन के 100 में से 95 समस्याएं दूर हो सकती है, 5 समस्याएं ऐसी है जो पैसों से भी दूर नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज बाद में शुरू हुआ, पहले नहीं शुरू हुआ, क्योंकि भारत की धरती पर एक भोजन करना और एक पैसा, ये दोनों पर्दे की चीजें चल रही, ये समझी जाती है। हमने किसी ये रिश्तेदार से पैसे लेने देने हैं तो इतनी खुल के बात नहीं होती ट्रांसपेरेंसी के साथ, किसी यार दोस्त के साथ हो तो ऐसे खुल के बात नहीं होती कि ये एक थोड़ी वो शर्म वाली चीज समझी जाती है। पर दुनिया ने भी इसकी महत्वता को समझा, इसमें नोबेल प्राइज शुरू किया कि अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स में कोई रिसर्च करता है और उससे करोड़ों लोगों को फायदा होता है, अगर उनका जीवन सुधरता है तो उसको भी नोबेल प्राइज जो है वो मिलना चाहिए। तो भारत का यूथ ऐसा इसकी महत्वता को भी समझे। 21वीं सदी के अंदर दुनिया में जो कंपटीशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी बड़ा आगे है। तो फाइनेंशियल फिट हो, कर्जा सिर पे ना हो, 4 पैसे पास हो, अच्छा काम धंधा हो, अच्छा बिजनेस हो या अच्छी नौकरी हो, ऐसा फाइनेंशियल फिटनेस वाला यूथ होना चाहिए। तो अगर हमारा यूथ जो अपनों ने 8 पॉइंट लिखे हैं, फिजिकली फिट, अच्छा इनमें से अगर एक भी चीज में कमी है तो जीवन में कमी है। आप कोई एक भी चीज देखो, आदमी के पास सेहत बढ़िया है, दिमाग से पूरा है, इमोशनली बढ़िया है, समाज में भी अच्छा है, घर परिवार के साथ रह रहा है, समझदार भी है, पर पैसे है नहीं, तो समस्या है। ठीक, आदमी सामाजिक भी है, परिवार में भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर परिवार साथ नहीं रहता, तब भी जीवन में कोई मजा नहीं। आदमी के पास सब कुछ है पर सामाजिक नहीं है, कि दुनिया के आग लगे मैं क्या लेना, तो भी जीवन में कमी है। ठीक है जी, आदमी के पास सारा कुछ है पर सेहत नहीं है, तब भी जीवन में कमी है। आदमी के पास सारा कुछ है पर वो समझदारी नहीं है, उसका जीवन में रोल क्या है समाज में। तो ये 8 पहलू इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किताबों में इनकी चर्चा की है कि हमारा युवा इन विषयों में मजबूत होना चाहिए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर भी इन सब विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। तो इन 8 विषयों को अगर हमारा यूथ समझे, ईमानदारी से आगे बढ़े, तो वो चंद्रगुप्त की तरह प्रिपेयर होगा जो अखंड भारत का राजा बनने के लिए भी तैयार है। ठीक बात जी। एक बार 8 दिन दोबारा ये मैंने अभी बोल दी हेडलाइंस, ये 8 को लिख दिए होंगे ना जी, एक पॉइंट। पहला फिजिकली फिट, दूसरा मेंटली फिट, तीसरा इमोशनल फिट, चौथा उसके बाद स्पिरिचुअल फिट, फाइनेंशियल फिट, इमोशनल, एक्चुअली कोई एक जना बोल 8। फिजिकली फिट, पीछे बढ़वाना था, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस,
intellectually fitness, socially fitness, family fitness, spiritual fitness, financial fitness. तो ये फिटनेस हमारे यूथ के अंदर चाहिए। अब अगला पॉइंट, हमारे यूथ के सामने आज के भारत में 4 समस्याएं सबसे बड़ी है। बस इस पे और आप बातचीत करेंगे, क्योंकि समस्याओं की भी समस्या इन द सेंस चैलेंज कह सकते हो, आप जो समस्या नहीं कहेंगे। और अगर इनको हम समझें तो फिर हमारा समाज तेजी से आगे बढ़ेगा, एक एंडेवर के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ेगा। पहला, नौकरी करूं या बिजनेस करूं, ये बहुत बड़ा विषय है यूथ के आगे, कि मैं नौकरी करूं या विषय करूं। हमारा समाज आज भी नौकरी की तरफ ही सबको धक्का मारता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं मैं इसको IAS बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगा। मेरे ख्याल से मैंने नहीं जनरली देखा होगा कि मैं इसको बिजनेसमैन बनाऊंगा या मैं इसको बिजनेस वीमन बनाऊंगा अपनी बेटी को, ना। तो ये एक आज समाज के अंदर बात जानी चाहिए कि धरती पर पैदा होने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता। हमने जीवन चलाना है, बढ़िया चलाना है, ईमानदारी से चलाना है, तो हम अपना काम भी कर सकते हैं, स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और आज का भारत, अगर मैं सच में अगर आपको बताऊं, जैसे हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लगभग 25,000 स्टूडेंट मेरे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं। पंजाब के 12,500 गाँव के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। और मैं मेरे सब स्टूडेंट्स को भी यही बात करता हूँ कि आज का भारत, अगर आपको नौकरी मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती तो बहुत ही बढ़िया बात है। आज का भारत और आज की दुनिया अपना काम करने की है, नौकरी करने की नहीं है। नौकरी माड़ी नहीं है, नौकरी भी अच्छी बात है। जॉब भी करो, इस भाव के साथ करो कि मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूँ, इस भाव के साथ करो कि मैं यहाँ का मालिक हूँ इस सिस्टम का, तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर नौकरी ना मिले और जीवन अपना खराब कर ले, ये बात गलत है। 45 साल के मैं लोग देखता हूँ जो आज भी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। 45 साल पंजाब में रिजर्व कैटेगरी में 42 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। कितना जी? 42 साल। अभी 2 दिन पहले पंजाब सरकार ने घोषणा की है, हरपाल सिंह चीमा जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, 5 साल की उन्होंने छूट दे दी, यानी कि सरकारी नौकरी लेने के लिए 47 साल का व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। 47 ईयर्स। आप देखो 25 साल से वो तैयारी करने लगा, 47 साल का हो गया, अभी तक तैयारी कर रहा है पेपरों की। क्यों? क्योंकि गलत डायरेक्शन में उसको गाइड कर दिया गया कि जीवन में कामयाबी का मकसद उसको नौकरी होता है। ऐसा नहीं होता। 1 साल 2 साल अपने आप को जीवन के दो। कोई अगर लग रहा है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, तो अपना काम करना चाहिए। और भारत में तो अपॉर्चुनिटी है। जो आदमी भारत में नहीं कमा सकता वो दुनिया में कहीं नहीं कमा सकता। और जो 47 साल में नौकरी लगेगा, 13 साल में नौकरी कर पाएगा, 60 में रिटायर हो जाएगा, 58 में हो जाएगा। कि अब अपने देश में जैसे देखो 145 करोड़ की हमारी आबादी है। अगर यहाँ काम नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा जी? अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में तो चल ही नहीं सकता, अगर भारत में नहीं चल सकता। जहाँ 145 करोड़ की पॉपुलेशन को अगर हम लोग सर्विस नहीं दे सकते तो फिर हम कहाँ देंगे? तो बिजनेस में क्या है, अगर व्यक्ति क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, अगर एक व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, वो रिस्क ले सकता है, दुनिया को समझ सकता है, मेहनत कर सकता है, 24 घंटे उस चीज़ को सोच सकता है, उसको कल्पना कर सकता है, अपनी कहते हैं ना इमेजिनेशन में ला सकता है, तो वो उसको एक्चुअल में भी ला सकता है, तो उस व्यक्ति को बिजनेस ही करना चाहिए। और आजकल के बच्चे मतलब 2-2 हज़ार करोड़ की कंपनियां बना देते हैं जी 4-4 साल के अंदर। 4 साल 2,000 करोड़, 5 साल 5,000 करोड़, ऐसे यूनिकॉर्न कंपनियां। अभी एक व्यक्ति ने अमेरिका के अंदर, क्योंकि अब तो सारा कुछ AI है ना, एक व्यक्ति ने, एक मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ, सिंगल व्यक्ति ने $1 बिलियन की कंपनी बनाई। एक व्यक्ति ने बिना एम्प्लॉय, एक व्यक्ति ने $1 बिलियन 8300 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। एक आदमी ने ऑनलाइन सर्विस देता है, AI टूल्स का मदद लेता है, सब कुछ करता है। धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था कि अगर मेरा जन्म 1980 के दशक में हुआ होता ना, तो जितनी बड़ी मैंने ये एयरलाइंस बनाई उससे 20 गुना बड़ी कंपनी में खड़ी कर देता। उस जमाने में तो ना ट्रांसपोर्टेशन थी, ना कम्युनिकेशन थी। आज तो आप कमरे में बैठे बैठे सारी दुनिया ऑपरेट कर सकते हो। तो दुनिया में कितना कुछ है, ये एक विषय है नौकरी और बिजनेस। इसको समाज को समझना पड़ेगा, युवा को समझना पड़ेगा कि धरती पर पैदा होने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है। तो नौकरी तो सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, और बिजनेस भी जो है वो व्यापार भी कई तरह के हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें ऐसे युवा चाहिए जो एनर्जेटिक हो, डायनेमिक हो, जो बड़े से बड़ा सपना लेना जानते हो और उस सपने को पूरा करना नहीं चाहते।
एक मैं उदाहरण देता हूँ रोकनाम में, ये इंजीनियर है, इनकी श्रीमती इंजीनियर है, इनका भाई इंजीनियर है, इनकी भाभी इंजीनियर है, चारों की लाखों रुपए की नौकरियां थी, सब छोड़ दी। पिताजी का इनको पढ़ाने में कर्ज चढ़ा हुआ था, इन्होंने रोटा की नौकरी नहीं करनी, अपना कार्य करना, छोटे से शुरू किया। आज अबोहर के बीच में एक, अबोहर नहीं, पूरे उस इलाके में नहीं, पूरे पंजाब में नहीं, आसपास के इलाकों में, राजस्थान हरियाणा में भी इनका एक अपना वजूद है। और वो कर्जा भी उतारा, आज प्रभु की अपार कृपा है कि कितना राष्ट्र है इनके पास। और थोड़ा सा और देता हूँ आगे, नौकरियों के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, नौकर बनाना तो अंग्रेजों ने सिखाया हमें, अंग्रेजों ने सिखाया हमके नौकर बनो, अपना कार्य शुरू करो। मैं 1976 में BSc की, मैंने 1976 में BSc की, मास्टर नहीं बना, नौकरी नहीं की मैंने, अपना कार्य शुरू किया, 20 लोगों को अप्लाई रखा। आज अगर वो मैं ना करता होता तो आज मैं 22 साल हो गए, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ बता रहा हूँ। अपना कार्य सबसे बढ़िया कार्य, मन से करना, तन से करना, धन से करना। दीपक जी का परिवार इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं तो देखता हूँ कि सुबह उठ करके गौशाला जाना, गौ माता को धोना, गौ को पट्टे लाना, पढ़ाना लिखाना, घर का काम करना, घर में मक्खन घी लस्सी बनाना, कितना बड़ा काम है। तो इनके माता जी को देख लो, इनके पिताजी को देख लो, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, किसी के पास निंदा चुगली का कोई समय नहीं है। तो इसलिए नौकरी तो ठीक है, जैसे भाई साहब ने कहा, लेकिन अपना कार्य प्रारंभ करना। आज सरकार कितने इंसेंटिव दे रही है, तो जी स्टार्टअप इंडिया कितने सब्सिडियां दे रही है, अपना कार्य शुरू करो, अपना कार्य शुरू करो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रोका है। चलो, वैसे मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था, इन्होंने बताई आपको। 15 साल पहले मेरे सामने ये टाइम था डिसीजन लेने का। तो 15 साल पहले मैं 25 साल का था, तो उस वक्त जब इंजीनियरिंग करके अबोहर आया मैं वापस, मेरा छोटा भाई जो है वो थापर से इंजीनियर है और मैं सब लोगों वाली यूनिवर्सिटी से। तो हमारे सामने एक फैसला लेना था कि अपना काम करें या नौकरी में जाएं। नौकरी लगी हुई थी सबकी, और फिर हमने डिसीजन लिया कि अपना काम करते हैं। एक जीवन में फैसला लेना एक बड़ी बड़ी बात होती है कि गलत ना हो जाए फैसला। फैसला लेना इज योर लीडरशिप, फैसले को प्रूव करना इज योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और लीडरशिप दुनिया के दो सबसे प्यारे शब्द हैं। फैसला लो, लीडरशिप, उसको प्रूव कर दो कि आप सही थे, आपकी मैनेजमेंट। और काइंडनेस अगर आपके अंदर है तो तीसरी चीज फिर तो कहना ही क्या। ये 3 शब्द मैं आपको चाहूँगा आप जरूर लिखेगा, लिख लो। जिन शब्दों को मैंने जिया है अपनी जिंदगी में, व्यक्तिगत जिया है, मैं चाहता हूँ आप लिखो। पहला मैनेजमेंट, दूसरा लीडरशिप, तीसरा काइंडनेस। ये भी आपको 8 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट के बाद एक किताब और छपी 8 हैबिट, ये उसमें है। मैनेजमेंट से बड़ा शब्द है लीडरशिप, और लीडरशिप से भी बड़ा शब्द है काइंडनेस। अगर आप मैनेजर हो तो आप 2000 करोड़ की कंपनी संभाल लोगे, अगर आप लीडर हो तो वैसी 10 कंपनियां बना लोगे, और अगर आप काइंड हो तो आप मानवता की उसके साथ साथ सेवा भी करोगे। क्योंकि लीडर और मैनेजर होने से सिर्फ काम नहीं चलता, काइंड होने से हम मानवता की सेवा करेंगे। हिटलर जो था वो लीडर था, हिटलर मैनेजर भी था पर काइंड भी था, इसलिए दुनिया आज उसको मानती नहीं। सो काइंडनेस बहुत जरूरी है। सो ये 3 चीज़ों का कम 8 हैबिट जो है उसकी काइंडनेस है। तो ये किताब भी आपको जरूर है। तो ये था जी सबसे पहली आज के यूथ के सामने पहला चैलेंज। मैं कुछ आपको गलत तो नहीं कह रहा जी, ठीक है। नौकरी या बिजनेस ये सबसे बड़ा यूथ के सामने। आज बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या देखो, इतना यूथ फ्री रहता है, वो सोचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके टीचर्स भी उनको नौकरी के लिए बोलते हैं, उनके माँ बाप नौकरी के लिए बोलते हैं, सारा समाज नौकरी के लिए बोलता है, और उनके शादियां भी नहीं होती जो वो बेचारे नौकरी ना लगे तो ढंग से। समाज भी ये कहता है कि जब तू बिजनेस लग गया तो ब्याह नहीं ढंग का होता। इतने इस लेवल तक की बैकवर्डनेस हमारी सोसाइटी के अंदर आज जो है वो आई हुई है, जिसको दूर करने की जरूरत है। और बच्चों में इतना पोटेंशियल है, मतलब मैं बच्चों को देखता हूँ ना, जब कोई 25 साल के यूथ को देखता हूँ, उसके साथ थोड़े दिन रहता हूँ, तो मेरे को लगता है यार ये क्या कर सकता है, पर ये फंसा देखो किस चीज के अंदर है। तो ये बात की एक बार चर्चा जरूर समाज में जाना। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे यूथ के सामने है
वो है कि भारत में रहे कि फॉरेन जाए। और ये हमारे पंजाब में तो खास तौर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा बहुत बड़ी परसेंटेज में यूथ आज गुमराह हो रहा है फॉरेन जाने के। देखो, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए कि मैं भारत में पैदा हुआ, और अच्छे कर्म किए कि मैं पंजाब में पैदा हुआ, अपने गुरुओं की धरती जो हमें त्याग और बलिदान सिखाती है। और यूथ के अंदर 25, 30, 35 साल तक की उम्र में तो बलिदान और त्याग की भावना होनी चाहिए। पंखे बंद हो जाए तो उसको गर्मी ना लगे। करोड़पति घर में पैदा हुआ हो तब भी उसमें संघर्ष का पूरा एकदम वो होना चाहिए। जैसे अपने संघ के अंदर अपने को समझाते हैं ना, एक इंग्लिश की कहावत है कि समवन हैव टू सफर सो दैट अदर टू प्रॉस्पर। किसी वीक था, कम्युनिकेशन वीक थी, अपॉर्चुनिटीज वीक थी और बड़ी समस्याएं थी, तो लोग शायद फॉरेन की तरफ भागते थे। पर अब युग बदल चुका है, अब वक्त बदल चुका है। अब मौलिक अधिकार, हमारे पास कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत में तो हर तरह का मौलिक अधिकार है, हर काम करने का, हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है। मैं कहता हूँ अमेरिका में वो कुछ नहीं है जो भारत में है, कनाडा में वो कुछ नहीं है जो भारत में है। और यहाँ सिर्फ बच्चा उसको दिमाग लगा के मेहनत करके सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करने वाला होना चाहिए। वो इतना कुछ कमा सकता है ना जितना विदेशों में कमा ही नहीं सकता। एक्चुअल कमाई अब भारत के अंदर है, फॉरेन के अंदर नहीं है। जैसे विजय जी ने बताया, 4 इंजीनियर हैं हम लोग, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी के हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाली कोठी मिल जाए ना, हम लोग तो नहीं जाते और इंटेंशनली नहीं जाते। हमें पता है वहाँ नुकसान है, भारत में फायदा है। वो लोग तो भारत आ रहे हैं अपना वो इतना पैसा कमाने के लिए। उनकी पेप्सी, कोका कोला कहाँ बिकेगी? वो 32 करोड़ में थोड़ी बिकनी है, 145 करोड़ में बिकनी है। मर्सिडीज BMW कहाँ बिकेगी? 145 करोड़ में बिकनी है। सुई से जहाज कहाँ बिकना है? वैसे भारत ने कभी अपनी 145 करोड़ की आबादी को व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा। ये वेस्टर्न कल्चर है जो उसको व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, हम तो इसको परिवार की दृष्टि से देखते हैं। अगर मैं उनकी नज़र से भी देखूं तो भारत से बड़ी मार्केट आज दुनिया में कौन सी है? चाइना तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो तो दुनिया को लूटना जानता है, उसको कोई एक्सप्लोर कर ले ऐसा उसका भाव ही नहीं। तो भारत की आज डेमोक्रेसी, भारत की आज डेमोग्राफी, भारत की आज डिमांड और गवर्नमेंट के डिसेंट्रलाइजेशन, ये 4 डी भारत को आज दुनिया में यूनिक बनाते हैं। ये भी मैं चाहता हूँ कि आप काइंडली लिखना चाहते हैं। आज भारत दुनिया में सबसे अलग क्यों है? नंबर 1 हमारी डेमोग्राफी, 145 करोड़ की देश की आबादी, कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 2 भारत की डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बढ़िया लोकतंत्र अगर दुनिया में कहीं है तो भारत में। अमेरिका में चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली। भारत में ऐसा होता है क्या? भारत में नहीं होता। डिमांड भारत में है। देखो इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ ना, 4 जगह कंस्ट्रक्शन लगी दिख रही है मेरे को। अमेरिका में आप कहीं भी बैठ रहे हो, आपको 4 जगह कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रही। ये इधर से आवाज आ रही कंस्ट्रक्शन की, वो सामने मजदूर लगे हुए। आप जिस मर्जी डायरेक्शन में देखो ये डिमांड है। भारत में हर चीज की डिमांड है, ये हर जगह नहीं है। सो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिमांड एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। चाइना की तरह एक जगह केंद्र नहीं है उसका, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो भारत की ये 4 डी भारत को दुनिया में यूनिक बनाते हैं। इसीलिए भारत के यूथ को फॉरेन जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो फ्री बुलाए तब भी नहीं जाना चाहिए। और संघ के अंदर मैंने तो पिछले 16 वर्षों में एक बात और सीखी है कि अगर मेरे देश में कुछ कमियां भी है, अगर मेरी माँ भारती में कुछ कमियां भी है, तो भारत के बच्चे उसको दूर करेंगे, कोई और देश के तो आने नहीं वाले। कहते हैं ना कि अगर खुद की माँ सुंदर ना भी हो तो पड़ोस की आंटी को जाके कौन मम्मी को बोलता है या अपने ही माता बोलता है। मेरे भारत में कुछ कमियां भी है, मान लो मेरे पंजाब के अंदर आज कुछ कमियां भी है, तो कैसे मैं बाहर जा सकता हूँ? कैसे मैं इस अपने ये धरती को छोड़ सकता हूँ, जिस धरती के लिए हमारे गुरुओं ने इतने बलिदान दिए, इतनी शहादतें दी? कैसे उस जमीन को मैं छोड़ दूँ? कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसी मिट्टी के अंदर ही रहूंगा और यही संघर्ष करूंगा, यही आगे बढ़ूंगा। तो ये भी एक विषय हमारे बच्चों में जाना चाहिए। ये दूसरा विषय है फॉरेन या भारत। पहली जो चैलेंज था वो था नौकरी या बिजनेस। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है आज हमारे यूथ के सामने वो है नशे का, ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स। और ये बड़े व्यापक स्तर के ऊपर अब फैल चुका है और ये बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। जिस मर्जी कॉलेज में जाओ, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ,
लगभग सा यूथ 100 में से मैं ज़्यादा तो नहीं कहता 80% तक तो चाहे वो चिट्टा पिट्टा ना लेते हो पर वो दारू बियर ये वो इन सब गलत बात मतलब ऐसे शब्द मेरे को नहीं पता बोलने कि नहीं बोलने यहाँ पर ये समाज की रियलिटी है। इन सब चीज़ों से बच्चों के साथ हमें फेस टू फेस बात करने की जरूरत है। बच्चा थोड़ा कम पढ़ ले काम चल जाएगा। जीवन में कामयाबी होने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, बिना पढ़ाई के भी लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। पर बच्चा इस गलत संगत में कभी नहीं फंसना चाहिए। उसका पोटेंशियल जो है ना जीवन में उसका कुछ भी कर सकने की जो उसकी क्षमता है वही खत्म हो जाती है अगर वो नशे की दलदल में पड़ गया। तो ये ध्यान रखना माँ बाप का, ये परवरिश पे, सोसाइटी का, ये रिश्तेदारों का, सबका स्ट्रेस को दूर करेंगे, दूसरी बारी वो दूर करेंगे, तीसरी बारी तो ये है कि चौथा और तीसरा और लास्ट चौथा हमें हमारे यूथ के अंदर एक बार पूरा कूद के बनना है, वो है अपना स्वय का। स्वय मतलब सेल्फ।